हेलो। आज हम लोग सॉइल मॉइस्चर पर चर्चा करेंगे। मृदा में नमी कैसी है, कैसे होती है, उसका जल धारण करने की क्षमता कैसी है और मृदा का टेक्सचर कैसा है, उसका जलवायु विशेषताएं कैसी, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। तो अब एक निश्चित समय में मृदा में पानी की मात्रा मृदा नमी कहलाती है। ध्यान देने वाली बात है, एक निश्चित समय निश्चित है। इसका मतलब कि अगर समय बदला तो नमी धारण करने की क्षमता में भी बदलाव आ सकता है। तो एक निश्चित समय में मृदा में पानी की मात्रा मृदा नमी कहलाती है। उसमें कितना जल धारण करने की क्षमता है या कितना जल धारण किया हुआ, उसको हम मृदा की नमी कहते हैं, सामान्य भाषा में है। इसे मृदा जल भी कहते हैं। जो मृदा में संचित जल है उसे मृदा जल भी कहते हैं। सिंपल सी बात है। पौधों के लिए अतिरिक्त पानी की मात्रा उसकी वृद्धि में रुकावट व मृत्यु का कारण बनती है। इस बात को जरा ध्यान दें। पौधों में अतिरिक्त पानी की मात्रा उसकी वृद्धि में रुकावट और मृत्यु का कारण बनती है। मतलब अगर हम आवश्यकता से अधिक पौधों को जल दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर पौधे अपने जीवन लीला समाप्त कर देंगे या उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृदा नमी की मात्रा निश्चित समय में मिट्टी में पानी के आने व जाने की मात्रा में से नियंत्रित होती है। मृदा नमी की मात्रा निश्चित समय में, ध्यान दीजिएगा, हम समय बार बार कह रहे हैं, यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। समय बदलेगा, नमी धारण करने की क्षमता या व्यवस्थाएं भी बदल जाएंगी। इसका मतलब है कि समय का ध्यान देना है। मृदा नमी की मात्रा, कहीं भी मृदा में कितनी नमी है इसकी मात्रा मिट्टी में पानी के आने व जाने की मात्रा से नियंत्रित होती है। तो पानी का आना मतलब कब बारिश होती है और कब सूखा पड़ता है या कब उसका यूटिलाइजेशन होता है, इन दोनों बातों पर मृदा की नमी निर्भर करती है। अगला, मृदा नमी स्थानीय धरातल से भी प्रभावित होती है। ध्यान दीजिएगा, स्थानीय धरातल का स्वरूप कैसा है उस पर भी मृदा में नमी की जो अवधारणा है वह प्रभावित होती है। अगर मृदा धरातल समतल है तो वहां पर मृदा में नमी जो धारण करने की क्षमता है अलग होगी, और धरातली सतह ढलुआ है तो वहां पर अलग होगी। तो ये धरातल का स्वरूप भी है। ऊंचे उठे धरातल, देखिए यहाँ लिखा है, ऊंचे उठे धरातल में अधिकांशतया मृदा नमी कम तथा निचले भागों में मृदा नमी अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। अगर जो धरातल ऊपर उठा है उसमें मृदा में नमी कम मिलती है और जो नीचे वाला धरातल है वहां पर नमी कुछ ज्यादा मिलती है। अगला है, मृदा नमी मुख्यतः वर्षण द्वारा प्राप्त होती है। वर्षण की जो प्रेसिपिटेशन की जो प्रक्रिया है उससे हमारी मृदा में नमी उपलब्ध होती है। धरातल पर वर्षा द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, चाहे वह डायरेक्ट बारिश हो या कहीं से सिंचाई हुई हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जल की कुछ मात्रा अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा, अंतःस्पंदन लीचिंग की प्रक्रिया होती है, अंतःस्पंदन मतलब जल में जैसे ऊपर का जल मृदा में रिसाव करके भूमिगत हो जाता है, उस प्रक्रिया को बोलते हैं अंतःस्पंदन। अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा भूमिगत होकर मृदा की प्रकृति के आधार पर, अब यहाँ पे ध्यान देना है कि अंतःस्पंदन की प्रक्रिया तो हर जगह होती है, लेकिन किस मृदा में ज्यादा होगी किस मृदा में कम होगी यह डिपेंड करता है मृदा का स्वरूप कैसा, उसकी प्रकृति कैसी है। तो अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा भूमिगत होकर मृदा की प्रकृति के आधार पर, ध्यान दीजिए, मृदा की प्रकृति जैसी होगी, प्रकृति के आधार पर उसमें समाहित होती जाती है, जिसके द्वारा मृदा नमी का निर्धारण होता है। कितना क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लें, मैं धीरे धीरे पढ़ ले रहा हूं, आप सुनिए। एक निश्चित समय में मृदा में पानी की मात्रा मृदा नमी कहलाती है। इसे मृदा जल भी कहते हैं। पौधों के लिए अतिरिक्त पानी की मात्रा उसके वृद्धि में रुकावट और मृत्यु का कारण बनती है। मृदा नमी की मात्रा निश्चित समय में मिट्टी में पानी के आने व जाने की मात्रा से नियंत्रित होती है। मृदा नमी स्थानीय धरातल से भी प्रभावित होती है।
ऊंचे उठे धरातल में अधिकांशतया मृदा नमी कम तथा निचले भाग में मृदा नमी अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। मृदा नमी मुख्यतः वर्षा द्वारा प्राप्त होती है। धरातल पर वर्षा द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त जल की कुछ मात्रा अंतःस्पंदन क्रिया द्वारा भूमिगत होकर मृदा की प्रकृति के आधार पर उसमें समाहित होती जाती है, जिसके द्वारा मृदा नमी का निर्धारण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतःस्पंदन की प्रक्रिया है, अलग अलग मृदा का स्वभाव है, तो अलग अलग तरह की स्पंदन की प्रक्रिया भी होगी और अलग अलग जल धारण भी होगा। जिस मृदा में जितना अधिक जल धारण होगा उस मृदा की नमी उतनी ही अधिक होगी। जिस मृदा में जल धारण की क्षमता कम होगी उसमें नमी की मात्रा भी कम होगी। अब हम देखते हैं मृदा नमी को प्रभावित करने वाले कारक। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये 8 कारक महत्वपूर्ण हैं। इन 8 कारकों को हम अलग अलग तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान से देखिए, पहला है शैलों की संरचना एवं संगठन। जहां पर मृदा में नमी की चर्चा हो रही है, जिस स्थान विशेष पर हो रही है, वहां पर शैलों की संरचना कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा, उसमें क्या क्या मिला है, इस पर निर्भर करता है कि वहां पर नमी धारण करने की क्षमता कैसी है। अगर मृदा के जो कण हैं वो बड़े आकार के हैं तो उनमें जल धारण करने की क्षमता जो छोटे आकार है उनसे कम होती है। यही कारण है कि जो जलोढ़ मृदा है उसमें जल धारण करने की क्षमता ज्यादा होती है और जिस मृदा में पोरोसिटी की मात्रा ज्यादा होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा। अब जिस मृदा में जीवाश्म की मात्रा अधिक है, मृदा का कंसेप्ट भी यही है, वह राख से, हालांकि सब राख ही है लेकिन राख से उसे अलग हम इसी आधार पर करते हैं जिसमें कि जीवाश्म ह्यूमस की मात्रा हो। अगर ह्यूमस नहीं है तो मृदा नहीं है। अच्छा, हम मृदा कह भी दे तो मृदा उपजाऊ नहीं होगी, है ना। तो ह्यूमस मृदा की क्वालिटी को दिखाता है। अगर हमको शुद्ध रूप से मृदा या उपजाऊ मृदा की बात करें तो उसमें ह्यूमस तो होनी होनी। अगर जिस मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, ध्यान दीजिएगा, मिट्टी में तमाम तरह के जीव जंतु वनस्पतियां मिले होते हैं और इन वनस्पतियों के सड़ने गलने से उस मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। अगर वह जीवाश्म की मात्रा ज्यादा है अगर मृदा में, तो निश्चित तौर पर वह मृदा अत्यधिक नमी या जल धारण करने की क्षमता रखती है। अगर जल धारण करने की क्षमता है तो उसमें नमी भी है। अगला है धरातली ढाल की प्रकृति। अगर जिस स्थान की हम बात कर रहे हैं वहां का ढाल अगर समतल है, बहुत मंद ढाल है, मॉडरेट स्लोप है या जेंटल स्लोप है, तो वहां पर मृदा में नमी की मात्रा भी ज्यादा देखने को मिलेगी। वो बड़े आसानी से जल को अपने अंदर संचित कर सकता है। लेकिन अगर धरातल ढलुआ है, जेंटल स्लोप नहीं है, तो क्या होगा, वहां पर अगर स्टीप स्लोप है तो वह मृदा नमी धारण करने में असमर्थ हो जाएगी या बहुत कम मात्रा में नमी धारण कर पाएगी। तो धरातल का जो ढाल है, उसकी जो प्रकृति है, उस पर भी जल धारण करने की क्षमता या नमी धारण करने की क्षमता निर्भर करती है। तापमान बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। तापमान जहां पर ज्यादा होता है वहां पर मृदा से नमी का जो संचयन है वो गायब होने लगता है, मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। अगर तापमान कम है तो उस मृदा में बहुत लंबे समय तक जल धारण रह सकता है, नमी की स्थिति बनी रह सकती है। वर्षा की गति। अब यहाँ पर दो बात है, वर्षा हो रही है, लेकिन वर्षा की रफ्तार कैसी है। वर्षा अगर धीमी गति से हो रही है तो मृदा में जल संचयन की प्रक्रिया बहुत ही आसानी से और बहुत ही देर तक अंतःस्पंदन की प्रक्रिया चलती रहेगी, अर्थात मृदा में नमी धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तेजी से बारिश हुई, हालांकि मान लेते हैं कुछ ही टाइम के लिए मूसलाधार बारिश हुई और बारिश तुरंत तेजी से बारिश हुई और जल निकल गया, तो मृदा में
संचयन की जो प्रवृत्ति है वो घट जाती है। जहां पर मृदा में संचयन की प्रवृत्ति घटती है वहां पर मृदा में नमी की कमी हो जाती है। वाष्पीकरण डिपेंड करता है। वाष्पीकरण किन स्थानों की मृदा है? वाष्पीकरण से हमेशा हर समय कुछ न कुछ मृदा से जल वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में मिलता ही जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये बलुई सतह है तो वहां पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी और वहां पर निश्चित तौर पर मृदा में नमी की कमी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त उन जगहों पर जहां पर बारिश होती रहती है या आर्द्रता बना रहता है तो वहां पर वाष्पीकरण तो होगा लेकिन नमी मृदा में जल संचयन की प्रक्रिया फिर भी बनी रहेगी। तो वाष्पीकरण की रफ्तार भी वो तापमान पर डिपेंड करता है, स्थान विशेष पर डिपेंड करता है, तो उससे भी हमारे मृदा में नमी की स्थिति का पता चलता है। अगला है वाष्पोत्सर्जन। मान लेते हैं अगर मरुस्थलीय धरातल है तो वहां पर जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है वह धीमी होगी, लेकिन जहां पर मैदानी सतह में वाष्पीकरण की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तीव्र गति से होती है। हमारे यहाँ जो वृक्ष हैं ये वृक्ष कर क्या रहे हैं, अपने रूट्स से अंडरग्राउंड वाटर को, जो मृदा में नमी जो संचित है, उन संचित जल को वह एवेपोरेट करते रहते हैं। एवोपोट्रांसपिरेशन की प्रक्रिया तीव्र गति से चलती रहती है। यह प्रक्रिया इन फोटोसिंथेसिस के कारण ये अपने भोजन को बनाने के चक्कर में यहाँ से जल का वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन अगर वनस्पति क्षेत्र है, ज्यादा वनस्पतियां हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तीव्र होगी। जब वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया तीव्र होगी तो मृदा में नमी की कमी भी होगी। तो या वो सतह जहां पर जैसे मान लीजिए मरुस्थलीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वास्तव में मृदा की नमी ऐसे ही कम रहती है, तो वहां पर वनस्पतियां अपने को वातावरण के अनुसार ढाल लेती हैं और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को धीमे बनाए रखती हैं। और उन वनस्पतियों में अपनी एक खासियत होती है कि अपने पत्तों को गिरा देती हैं और कांटे के रूप में बदल जाती है। कांटे होने की वजह से वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, तो वाष्पोत्सर्जन काफी हद तक रुका रहता है। लेकिन पतझड़ वाले क्षेत्रों में यह आमतौर पर देखने को मिलता है। जिस चैप्टर को मैं जब पढ़ा रहा था आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पोत्सर्जन हमारे खास करके उत्तर भारत में जो पतझड़ के वन हैं वह इसीलिए पत्ते गिराते हैं कि उसमें मृदा की नमी कम होती जा रही है। अंडरग्राउंड वाटर का जो कोष है वो घटता जा रहा है और यह इनको आभास हो जाता है, लिहाजा अपने पत्ते गिरा देते हैं। चलते हैं वायु की शुष्कता एवं गति। वायु किस तरह की है? वायु अगर शुष्क है तो वह मृदा में नमी के लिए भी वो जिम्मेदार है। मृदा में वास्तव में वह शुष्क हवा ऊपर की परत, मिट्टी के ऊपर की परत से जल वाष्प उड़ाने की कोशिश करती है और उसकी स्पीड होती है तो वह ऊपर की परत को तोड़ती हुई रहती है, तो वहां पर मृदा में नमी की कमी देखने को मिलती है। कुछ बातें यहाँ पर याद कर लीजिए। यहाँ लिखा है ह्यूमस युक्त मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जिस मृदा में वनस्पतियां, जीव जंतु सड़े गले हैं वहां पर ह्यूमस की मात्रा ज्यादा है, तो वहां पर जल धारण करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। नाइट्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एवं चूना पत्थर, ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एवं चूना पत्थर में नमी संचयन की क्षमता अधिक होती है। जिस मृदा में नाइट्रोजन क्लोराइड होगा, कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होगी और चूना पत्थर की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पर जल संचयन की प्रक्रिया ज्यादा होगी। जबकि पोटेशियम और सोडियम, देखिए यहाँ से पोटेशियम और सोडियम के कार्बोनेट जो होते हैं, जिस मृदा में इसकी अधिकता होगी वहां पर जल धारण करने की क्षमता कम होगी। इस प्रकार ये आपका सॉइल मॉइस्चर चैप्टर समाप्त होता है। आगे इसमें और भी कुछ है, अगले क्लास में उसको कंटिन्यू